नमस्कार मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल चित्तल ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा 12 आर्ट्स विषय हिंदी इकाई 11 जो बीत गई सो बात गई। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। साहित्य प्रकार कविता। संदर्भ ग्रंथ सतरंगिनी। सतरंगिनी में से यह काव्य दिया गया है। तो इस काव्य में 4 भाग है। तो आज हम इस भाग में 2 काव्य का अभ्यास करेंगे, यानी कि जो काव्य में 4 भाग है तो उसमें से हम 2 भाग का अभ्यास करेंगे। तो पहले हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। तो देखिए, यह है हमारे कवि पद्म भूषण डॉक्टर श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो आप इस तस्वीर में कवि को देख सकते हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन जी है, इसके पिता है हरिवंश राय बच्चन जी। तो चलिए दोस्तों, हम कवि के बारे में अभ्यास करते हैं। हरिवंश राय बच्चन 21 नवंबर 1907 से 18 जनवरी 2003 तक हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन उनके सुपुत्र है। उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में सांस की बीमारी के वजह से मुंबई में हुई थी। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अंततः राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। अब हम साहित्य के बारे में अभ्यास करें तो सर्वप्रथम कविता संग्रह है। तो यहाँ नाम दिया गया है, आप ध्यान से देखें। तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, आत्मपरिचय, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हलाहल। आगे बंगाल का काल, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, रुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, 4 खेमे 64 खुटे। आगे 2 चट्टाने, बहुत दिन बीते, कटती प्रतिमाओं की आवाज, उभरते प्रतिमाओं के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुरानी से पुरानी। आगे हम बात करते हैं आत्मकथा के बारे में। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आगे हम विविध यानी कि विविध साहित्य कृतियां के बारे में अभ्यास करते हैं। तो बच्चन के साथ क्षण भर, ख्यात की मधुशाला, सोपान, मैकबेथ, जनगीता, ओथेलो, उमर ख्यात की रुबाइया, कवियों में सौम्य संत पंत, आज के लोकप्रिय हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत जी, आधुनिक कवि। आगे नेहरू राजनैतिक जीवन चरित्र, नए पुराने झरोखे, अभिनव सोपान, 64 रूसी कविताएं, नागर गीता, बच्चन के लोकप्रिय गीत, WB इट्स एंड अक्लिज्म, मरकत द्वीप का स्वर, हेमलेट, भाषा अपनी भाव पराये। आगे पंत के 100 पत्र, प्रवास की डायरी, किंग लियर, टूटी छूटी कड़िया। तो अब हम कविता के बारे में अभ्यास करते हैं। तो पहला भाग जो है
इसके बारे में अब हम अभ्यास करेंगे। तो इस भाग में दो भाग का अभ्यास करने वाले हैं। तो इस भाग में कवि क्या कहते हैं, तो पहले हम प्रस्तावना के स्वरूप में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो यह भाग है, पहला भाग है, तो इसमें कवि क्या कहते हैं, तो कवि कहते हैं कि जरा आकाश के चेहरों को देखो, अब तक उसके न जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। हम जानते ही हैं, जो तारे टूट गए हैं वे फिर कभी आकाश को नहीं मिल पाए। परंतु क्या आकाश कभी अपने टूटे तारों पर शोक मनाता है? इस उदाहरण से कवि समझाना चाहते हैं कि जिस तरह आकाश उन बिछुड़े हुए तारों को भूल जाते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी अपने प्रिय व्यक्ति को बिछोड़ तो भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो बात बीत गई वह सदा के लिए समाप्त हो गई, उसे याद करना व्यर्थ है। तो इस तरह कवि कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई। तो हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। देखिए, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। कवि कहते हैं, बीती बातें मनुष्य को अक्सर याद आया करती है। इस बातों से मनुष्य को कभी कभी शोक, ग्लानि, पछतावा आदि मानसिक क्लेश भी होता है। तो प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जो बीत गया उसके बारे में सोचना और शोक करना व्यर्थ है। देखिए, जीवन में एक सितारा था, यानी कि जो तुम पर बीती है वह आई गई बात हो गई है, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ऐसा मानकर उसे भूल जाना ही अच्छा है। माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, यानी कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की भांति चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे। कवि कहते हैं, तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति तारे की तरह ही डूब गया, यानी कि गुजर गया। तो डूब जाने दो, जो दुनिया से चला गया है उस पर शोक मत करो। जो छूट गई फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, कवि कहते हैं, जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसके जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। यह शब्द जो है अंबर यानी कि आकाश, शोक यानी कि दुख। तो कवि कहते हैं, जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसके जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए वे फिर आकाश से कभी नहीं मिल पाए। परंतु क्या आकाश कभी अपने उन टूटे हुए तारों पर शोक मनाता है? जिस तरह आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह तुम भी अपने प्रिय व्यक्ति के विछोड़ को भूल जाओ, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। क्योंकि जो बीत गई वह हमेशा के लिए समाप्त हो गए। तो इस भाग में पहला जो भाग है उसमें कवि क्या कहते हैं, तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। यह जो काव्य पंक्ति है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से आप सुनिए। जो तुम पर बीती है वह आई गई बात हो गई है, वह बात हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। ऐसा मानकर
उसे भूल जाना ही अच्छा है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तारे की भांति चमक रहा था और तुम भी उसे बहुत चाहते थे। तारे की तरह चमकता हुआ वह व्यक्ति तारे की तरह ही डूब गया, यानी कि गुजर गया। तो डूब जाने दो, जो दुनिया से चला गया है उस पर शोक मत करो। जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तक उसके जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं। जो तारे टूट गए हैं वे फिर आकाश से कभी नहीं मिल पाए, परंतु क्या आकाश कभी अपने उन टूटे हुए तारों पर शोक मनाता है? जिस तरह आकाश अपने उन बिछड़े हुए तारों को भूल जाते हैं, उसी तरह तुम भी अपने प्रिय व्यक्ति के बिछोड़ को भूल जाओ, क्योंकि जो बीत गए वह हमेशा के लिए समाप्त हो गए। कवि ने शीर्षक बहुत अच्छा दिया है, जो बीत गई सो बात गई। तो आगे हम जो दूसरा विभाग है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले मैं आपको इस पंक्ति का प्रस्तावना बताता हूँ, तो आप ध्यान से सुने। तो इस दूसरे भाग में कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था, माना तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर न्योछावर होते थे। उसकी प्रसन्नता में ही तुम अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह फूल सूख गया तो सूख जाने दो, अब तो वह कभी खिलने वाला है नहीं, इसीलिए उस पर शोक करना व्यर्थ है। कुसुम के इस प्रतीक द्वारा, यानी कि पुष्प का प्रतीक द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, यदि वह सदा के लिए बिछुड़ गया तो उसके पुनः मिलन होने की कोई आशा नहीं, इसीलिए उसे भूल जाने में ही बुद्धिमानी है। तो इस तरह कवि हमने बताते हैं। देखिए, जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम यानी कि पुष्प थे, उस पर नित्य निछावर तू, निछावर यानी कि न्योछावर। वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, मधुवन यानी कि बगीचा, सूखी कितनी इसकी कलियां, कलियां यानी कि कली, मुरझाए कितनी वलरिया, वलरिया यानी कि लताएं, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो, सूखे फूलों पर कब मधुवन शोक मचाता है। मधुवन यानी कि बगीचा, जो बीत गई सो बात गई। तो इस तरह कवि हमें बताते हैं कि जीवन में वह था एक कुसुम। तो इस तरह कवि मानते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था। यह जो कुसुम शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो पुष्प यानी कि फूल। जीवन में वह था एक कुसुम, यानी कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा न्योछावर होते थे उस पर नित्य निछावर तुम, यानी कि तुम उस पर हमेशा न्योछावर होते थे। आगे देखे तो वह सूख गया, तो सूख गया यानी कि यह जो पुष्प है वो सूख गया है, यानी कि उसमें जो प्रसन्नता थी वो प्रसन्नता नहीं रही। तुम्हारे जीवन का वह प्रिय फूल सूख गया है तो सूख जाने दो। आगे कवि कहते, मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलरिया। जरा मधुवन यानी कि बगीचे के मजबूत सीने को तो देखो, अब तक मधुवन की जाने कितनी कलियां सूखी चुकी है और जाने कितनी लताएं मुरझाई चुकी है, यानी कि सूखी कितनी इसकी कलरिया, मुरझाई कितनी वलरिया। कलिया जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, कली। वलरिया जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, यानी कि लताएं जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। हम जानते हैं कि मधुवन में जो कली सूख जाती है वो फिर से कभी खिलती नहीं है,
पर बोलो, सूखे फूलों पर कब मधुवन शोक मचाता है? हम जानते हैं कि मधुवन में जो कलियां होती है वो सूख जाती है। न ये सूखी कलियां फिर खिली सकती है और न वे मुरझाई लताएं यानी कि वलरिया फिर हरी हो सकती है। पर क्या मधुवन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप करता है, शोर मचाता है यानी कि विलाप करता है? तो कवि कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई। जो बात बीत गई है वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। तो हम पहले इस काव्य का अध्ययन करते हैं। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा न्योछावर होते थे। तुम उसकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह प्रिय फूल सूख गया तो सूख जाने दो। जरा मधुवन यानी कि बगीचे के लिए मजबूत सीने को तो देखो। अब तक मधुवन की जाने कितनी कलियां सूख चुकी है और जाने कितनी लताएं मुरझा चुकी है। न ये सूखी कलियां फिर खिली सकती है, न मुरझाई लताएं फिर हरी हो सकती है। पर क्या मधुवन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप करता है? जो बात बीत गई वह बीत गई, उसे याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। तो इस तरह कवि ने 2 भागों में बात की है। आगे 3 और 4 जो भाग है हम भाग 2 में बात करेंगे। थैंक यू।